हिंद बिहार पुलिस पीओपी के लिए हमारी इससे पहले एक क्लास हो चुकी है एफआईआर, एनसीआर और कंप्लेंट के बारे में। आज बीएनएस की क्लास है जिसमें हम चोरी, लूट, डकैती व उद्यापन यानी वसूली के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों ही अपराध संपत्ति से संबंधित होते हैं और तीनों ही संज्ञेय व गैर जमानती है। इन अपराधों के बारे में हम आज पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे। देखिए, संपत्ति संबंधित जितने अपराध हैं वह बीएनएस के अध्याय 17 में दिए गए हैं। संपत्ति से संबंधित जो भी अपराध हैं वो भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 17 में है। 7 से 17, 7 से संपत्ति, आप ऐसे याद रखेंगे। उसमें कौन कौन से 4 बड़े अपराध हैं? चोरी, लूट, डकैती और वसूली। इन चारों अपराधों को ध्यान से समझिए। चोरी के लिए आपको अनिवार्य रूप से 3 ही बातें याद रखनी है। पहला, चोरी के लिए चल संपत्ति होना अनिवार्य है। दूसरा, चोरी के लिए मालिक की असहमति होना अनिवार्य है। तीसरा, चोरी के लिए आपकी बेईमानी पूर्ण नियत होना अनिवार्य है। यदि ये 3 काम हैं तो आपने चोरी की है, यानी वह किया गया कार्य चोरी कहलाएगा। चल संपत्ति को बेईमानी पूर्ण इरादे से हटाना या लेना ही चोरी कहलाता। फिर इसके बाद आता है लूट। चोरी में ही यदि हिंसा को शामिल कर दिया जाए तो लूट बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई चोरी कर रहा था और सामने से मालिक ने देख लिया और उसका विरोध किया, तो विरोध में हिंसा होगी। यदि चोरी में किसी प्रकार से मारपीट, डर, भय, हिंसा शामिल हो जाए तो तुरंत लूट बन जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। उसके बाद डकैती। अब ध्यान से देखिएगा, लूट करने वालों की संख्या यदि 4 है या 4 से कम है तो वह लूट कहलाएगी, लेकिन जैसे ही 5 होगी तो वह डकैती कहलाएगी। यानी कि आप तीनों में अंतर समझिएगा कि चल संपत्ति को बेईमानी की नियत से लेना मालिक की सहमति के बिना चोरी है। चोरी में ही यदि हिंसा शामिल हो जाए, भय शामिल हो जाए तो वह लूट है। और लूट में ही यदि लूट करने वालों की संख्या 5 हो जाए या 5 से ज्यादा हो जाए तो वह डकैती है। यही मेन अंतर है। और भविष्य में भय का डर दिखाकर या हिंसा का डर दिखाकर किसी की संपत्ति को लेना या जब्त करना उद्यापन यानी वसूली है। अब हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला आता है चोरी। इसकी परिभाषा कहां दी गई है? धारा 303 में। तो पहली शर्त है कि किसी चल संपत्ति को बिना मालिक की सहमति के बेईमानी पूर्ण इरादे से लेना या हटाना ही चोरी कहलाता है। तो चोरी के लिए 3 शर्त। पहला, चल संपत्ति होना चाहिए। दूसरा, मालिक की बिना सहमति के होना चाहिए। तीसरा, बेईमानी पूर्ण इरादा होना चाहिए। चोरी में संख्या का बहुत महत्व है। चोरी करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम संख्या 1 भी हो सकती है और अधिकतम इसकी कोई सीमा नहीं है। चोरी करने वाला व्यक्ति असीमित 100 लोग भी चोरी कर सकते हैं, जिसको गिरोह की चोरी कहते हैं। 50 लोग भी कर सकते हैं, 5 लोग भी कर सकते हैं और 1 आदमी भी चोरी कर सकता है। और अगर 100 लोग चोरी कर रहे हैं तो सभी लोग समान रूप से दंडनीय होंगे, चाहे वो चोरी के किसी भी हिस्से में सहयोग कर रहे हो। फिर यहां एक शर्त याद रखिएगा कि चोरी के इरादे से संपत्ति को हटाना या हिलाना भी चोरी ही है। यदि आपने किसी का फोन रखा है या बेईमानी पूर्ण इरादे से आपने उस जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह रखा, बेईमानी पूर्ण इरादे से, याद रखिएगा, वह भी चोरी है। यानी किसी चल संपत्ति को यदि आपने बेईमानी पूर्ण इरादे से हटाया है वह भी चोरी ही कहलाएगा। सामान्यतः चोरी में कोई हिंसा नहीं होती है और चोरी में चोर सामने भी नहीं होता। एक फैक्ट की बात है, क्योंकि देखिए, अगर मालिक की सहमति नहीं है, मैं संपत्ति ले जा रहा हूं, मालिक सामने होगा तो हिंसा हो जाएगी ना, और जैसे ही हिंसा होगी तो लूट बन जाएगा। इसलिए इसमें मालिक सामने होता ही नहीं है, यानी गुप्त तरीके से चोरी का कार्य संपन्न किया जाता है, ऐसे समझिए। इसमें देखिए सजा क्या है और चोरी के प्रकार कितने हैं। तो सबसे पहले अपराध का प्रकार चोरी एक गैर जमानती व संज्ञेय अपराध है। इसमें जमानत पुलिस नहीं दे सकती है। यह गंभीर किस्म का अपराध है क्योंकि इसमें 3 वर्ष से ऊपर की सजा है, 7 वर्ष तक की सजा। अब आता है सजा के प्रावधान। तो चोरी में न्यूनतम सजा 3 वर्ष है और अधिकतम सजा 10 वर्ष तक है। सबसे पहले साधारण चोरी। साधारण चोरी की चर्चा धारा 303 में है और इसमें 3 वर्ष तक की सजा है, यानी आपने सिर्फ चोरी की है और कोई कार्य नहीं किया, छोटी मोटी चोरी। उसके बाद भवन के अंदर चोरी, किसी के घर के अंदर, गृह के अंदर, पार्क के अंदर, एजेंसी के अंदर या कंपनी के अंदर चोरी करने पर, दुकान के अंदर चोरी करने पर धारा 305 लगती है और यह गंभीर और यह इससे ज्यादा गंभीर प्रकृति का अपराध है, इसलिए इसमें 7 वर्ष की सजा है। फिर इसके बाद आता है नौकर द्वारा चोरी। देखिए, जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार हो गए, नौकर हो गया, क्लर्क हो गया या सहकर्मी हो गए, अगर इनके द्वारा चोरी की जाती है तो कानून कहता है कि ये ज्यादा विश्वसनीय लोग हैं और इन्होंने विश्वासघात किया है, इसलिए समाज का विश्वास ज्यादा
टूटा है, समाज को ज्यादा हानि हुई है मॉरल तौर से, इसलिए नौकर द्वारा चोरी करने पर धारा 307 लगती है और इसको भी गंभीर किस्म का अपराध मानकर इसमें 7 वर्ष की सजा। यदि कोई बार बार चोरी करता है, पहली बार करा है साधारण चोरी तो 3 वर्ष, यदि वही दूसरी बार कर रहा है साधारण चोरी है तो उसको न्यूनतम धारा 303 के क्लॉज 2 के तहत 5 वर्ष की सजा होगी। और यदि कोई गिरोह बनाकर चोरी कर रहा है, आदतन चोरी कर रहा है, जैसे 10-12 लोग गिरोह बना लिए हैं और हर जगह चोरी कर रहे हैं, कभी दुकान में, कभी बैंक में, कहीं कहीं पर, तो इसको धारा 313 के तहत 7 वर्ष के लिए दंडित किया जा सकता है। अब अगला समझिए कि कब चोरी में 10 वर्ष तक का कठोर कारावास हो सकता है। यदि कोई मृत्यु कारित करने, हिंसा करने या परिरोध की तैयारी के साथ चोरी करता है तो इसमें भी धारा 307 लगता है और 10 वर्ष तक का कठोर कारावास है। यह चोरी का सबसे गंभीर रूप है। पर यहां याद रखिएगा, सिर्फ तैयारी के साथ करता है। यदि कोई सिर्फ पैसे लूटने गया है और पैसे लूट कर आ गया बैंक से तो यह चोरी कहलाएगी, लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ गया है, 2 पिस्टल लिया है, 2 राइफल लिया है, इसके बाद बम, ग्रेनेड, 4 चाकू ये सब लेकर गया, यानी पूरी तैयारी के साथ यदि गया है तो वह चोरी मिनिमम 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित की जाएगी। लेकिन यदि वो हिंसा कर देता है तो लूट बन जाएगी, क्योंकि चोरी में जैसे ही हिंसा शामिल होगी लूट बन जाएगी। सरकारी संपत्ति की चोरी भी धारा 305 में है और इसमें भी न्यूनतम 7 वर्ष की सजा है। बिजली की चोरी भी सरकारी संपत्ति की चोरी मानी जाती है और बिजली की चोरी को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें न्यूनतम 7 वर्ष की सजा। हालांकि बिजली की चोरी के लिए अलग से प्रावधान भी है, विद्युत अधिनियम भी है, लेकिन बिजली की चोरी को अब बीएनएस के अंतर्गत भी दंडनीय किया गया है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा इंटेलिजेंस आईटी एक्ट के तहत दंडित किए जाते हैं। इसके लिए बीएनएस में कोई चर्चा नहीं है। यदि ट्रेडमार्क से संबंधित चोरी करता है, कोई कॉपीराइट यानी कंटेंट, मटेरियल इत्यादि की चोरी करता है, किसी वस्तु का कॉपीराइट चुराता है, इंटेलिजेंस चुराता है, तो इसके लिए आईटी एक्ट में पनिशमेंट और प्रावधान बताए गए हैं। विश्व में सबसे बड़ी जो चोरी हुई थी वो सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की 2003 में, इसमें 8,000 करोड़ रुपए की नकदी एक ही बार में चोरी की। भारत में चिलेम्बरा बैंक की डकैती हुई, 80 किलो का सोना चुराया गया था। सोना के मामले में सबसे बड़ी चोरी है। फिर इसके बाद आता है धारा 309 लूट के बारे में। हमने बताया ही है, यदि चोरी प्लस हिंसा हो जाए तो तुरंत लूट बन जाएगा, कुछ करना ही नहीं। तो चोरी में डर या हिंसा शामिल होने पर वह लूट बन जाती है, बस इतनी सी बात है। चोरी में डर या हिंसा शामिल होने पर लूट बन जाती है। चोरी का गंभीर रूप ही लूट कहलाता है। यदि चोरी में सिर्फ तैयारी के साथ, कोई मारपीट करने की तैयारी के साथ गया था तो वह चोरी है, लेकिन मारपीट कर दिया यानी गंभीरतम रूप बना दिया उसका, तो वह लूट कहलाएगी। इसमें हिंसा, डर, परिरोध, मृत्यु या चोट का भय देना या भय या उस कार्य को कर देना शामिल होता है, मृत्यु कर देना, चोट पहुंचा देना, यह शामिल होता है। लूट में संख्या देखिएगा, लूट करने वाले की न्यूनतम संख्या 1 हो सकती है और अधिकतम संख्या 4 हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही संख्या 4 से अधिक यानी 5 पर जाएगी वह तुरंत डकैती बन जाएगी। तो लूट करने वाला मिनिमम 1 व्यक्ति हो सकता है और अधिकतम 4 व्यक्ति हो सकते हैं। अपराध कैसा है हमने बताया ही है, ये तीनों ही अपराध गैर जमानती व संज्ञेय अपराध है। इनमें पुलिस जमानत नहीं दे सकती है। सब में 3 वर्ष के ऊपर की सजा है, इसलिए सब संज्ञेय अपराध है। ध्यान रहे, लूट का प्रयास भी अपराध है। आपको पता है अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या का प्रयास अपराध है, उसी प्रकार लूट का प्रयास करना भी अपराध है। लूट सदैव चल संपत्ति की होती है। पहले ही बताए हैं कि लूट, चोरी, डकैती ये तीनों ही चल संपत्ति से संबंधित है, अचल संपत्ति से नहीं। लूट के समय अपराधी व पीड़ित दोनों आमने सामने होते हैं। क्यों? क्योंकि लूट में हिंसा हो रही है ना, तो हिंसा तभी न होगी जब दोनों आमने सामने होंगे। तो मालिक विरोध करेगा तो चोर उसको मारेगा, तभी वो लूट बन जाएगा। यदि मालिक नहीं होगा और वो चोरी करके चला जाएगा तो ये तो चोरी बन जाएगी ना। यदि मालिक होगा, विरोध करेगा तो वह हिंसा होगी, हिंसा होगी तो लूट बन जाएगा। अब सजा का प्रावधान देखिए, इसमें सजा का प्रावधान 7 वर्ष मिनिमम है और आजीवन कारावास अधिकतम है। चोरी में कितना था? चोरी में न्यूनतम 3 वर्ष था और अधिकतम 10 वर्ष था, हथियार के साथ यानी पूरी तैयारी के साथ जब चोरी की जाती है। लेकिन इसमें मिनिमम 7 वर्ष है और अधिकतम आजीवन कारावास। कैसे? यदि कोई लूट की कोशिश करता है, अभी हमने बताया लूट का प्रयास भी एक अपराध है। यदि कोई सिर्फ लूट का प्रयास करता है तो उस पर 7 वर्ष की सजा है।
यदि वो सामान्य तरीके से बस लूट करके चला जाता है, सामान्य छोटी मोटी धमकी देकर, तो उस पर 10 वर्ष का कारावास है। यदि राजमार्ग पर लूट करता है, यानी नेशनल हाईवे या सड़क के किनारे या सड़क में बीचों बीच लूट करता है, तो उस पर मिनिमम 14 वर्ष की सजा है। और यदि रात के समय यानी सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में यानी रात के समय ऐसा करता है, तो उस पर भी 14 वर्ष की सजा है। अब ध्यान दीजिएगा कि लूट में कब आजीवन कारावास की सजा है, जो कि अधिकतम सजा है। ये लूट में यदि कोई हिंसा कर देता है, लूट में मृत्यु कारित कर दे, लूट में घोर उपहति कर दे, बहुत बड़ी क्षति कर दे, हानि कर दे, तो लूट में फिर आजीवन कारावास की सजा होगी। तो लूट में मिनिमम सजा 7 वर्ष है, अधिकतम आजीवन कारावास है। यदि सामान्य लूट की कोशिश वर्ष करता है तो 7 वर्ष, लूट कर देता है तो 10 वर्ष, राजमार्ग में लूट करता है तो 14 वर्ष, रात में लूट करता है तो 14 वर्ष, और लूट में यदि हिंसा कारित कर दे तो आजीवन कारावास। अब ध्यान दीजिएगा डकैती पर। डकैती में कुछ नहीं है, जैसे हमने कहा कि लूट हुई तो 4 लोग थे, तो बस लूट में 5 लोग मिला दो तो क्या बन जाएगी, डकैती बन जाएगी। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। तो चोरी में हिंसा मिलाओ तो लूट बनेगी, लूट में 5 लोग मिलाओ तो डकैती बनेगी। इतनी बीएनएस का धारा 310 इसके बारे में प्रावधान करता है कि जब लूट करने वालों की संख्या 5 या उससे अधिक हो जाए तो उसे डकैती कहते हैं। बस लूट करने वाले सेम काम करेंगे, 4 लोग करेंगे तो लूट कहलाएगी, 5वां शामिल होगा तो डकैती कहलाएगी। लूट का बड़ा रूप ही डकैती कहलाता है, यानी आप समझ ही रहे हैं, संख्या बढ़ने पर डकैती बनेगी। अपराध का प्रकार क्या है, यह गैर जमानती है, संज्ञेय है। साथ ही ध्यान रखिएगा डकैती एक अशमनीय नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें कोर्ट आपस में दोनों पक्षों को सहमति नहीं दे सकता कि आप आपस में किसी प्रकार से सुलह कर सकें। यह असमनीय अपराध है। यह उन अपराधों में किया जाता है जो अपराध समाज को या सरकार को बड़े स्तर पर हानि पहुंचाते हैं। तो याद रखिएगा, चोरी, लूट और डकैती में से डकैती ही इकलौता अपराध है जो अशमनीय है। बाकी संज्ञेय तो तीनों है, क्योंकि तीनों में 3 वर्ष से ऊपर की सजा है। 3 वर्ष से ऊपर की सजा पर संज्ञेय अपराध लग जाता है। और गैर जमानती भी तीनों है, क्योंकि तीनों में हिंसा थोड़ी ना थोड़ी तो हो ही रही है। ध्यान रहे, डकैती इकलौता अपराध है जिसकी तैयारी भी अपराध है। हत्या की तैयारी अपराध नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ मर्डर इज नॉट अ क्राइम बट द प्रिपरेशन ऑफ डकैती इज द क्राइम। अंतर समझिए, यदि किसी ने किसी की हत्या करने का पूरा तैयारी कर लिया तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन यदि कोई डकैती करने की पूरी तैयारी की है तो यह अपराध है। तो बीएनएस में कुछ ही अपराध ऐसे बताए गए हैं जिनकी तैयारी भी अपराध है। उनमें से एक डकैती है। डकैती की तैयारी कीजिएगा तो ये अपराध है, अपने आप में तैयारी ही अपराध है। इसमें और एक बात याद रखिएगा कि डकैती की तैयारी अपराध है, और साथ में यदि सरकार के विरुद्ध आप युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं या भारत की अखंडता को तोड़ने के लिए आप युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, तो युद्ध की तैयारी भी अपराध है। तो ध्यान रखिएगा, डकैती इकलौता अपराध है जिसकी तैयारी भी अपराध है। हत्या की तैयारी अपराध है, नहीं मानी जाती। फिर इसके बाद देखिएगा सजा कितनी है। सजा इसमें 7 वर्ष से लेकर मृत्यु दंड तक है। चोरी में कितनी थी, चोरी में 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का। लूट में कितना था, 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक का। साथ में डकैती में कितना है, 7 वर्ष से लेकर मृत्यु दंड तक का। ये एकदम याद रखिएगा। हालांकि हैं तीनों समय संज्ञेय, क्योंकि तीनों में ही 3 वर्ष से ऊपर की सजा है, और जैसे ही 3 वर्ष की ऊपर सजा होती है तो उसको कानूनी भाषा में संज्ञेय अपराध की दर्जा दिया जाता है। यदि कोई डकैती के लिए सिर्फ इकट्ठा हो रहा, अभी अभी हमने बताया कि डकैती इकलौता अपराध है जिसकी तैयारी भी अपराध है। यदि कोई तैयारी करने के लिए इकट्ठा हो रहा है तो उसमें मिनिमम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। उसको 7 वर्ष की सजा होगी, क्योंकि वह एक गंभीर अपराध कारित करने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, हथियार इकट्ठा करना। यदि डकैती कारित करने के लिए हथियार जोड़ रहा है, हथियार इकट्ठा कर रहा है, गोला बारूद इत्यादि इकट्ठा कर रहा है, तो वह भी 7 वर्ष की सजा के द्वारा दंडनीय किया जा सकता है। डकैती की तैयारी करना अपराध है और इसके लिए 10 वर्ष की सजा है। यहां याद रखिएगा, हथियार इकट्ठा करना और डकैती के लिए इकट्ठा होना ये 2 अलग अपराध हैं, और इन दोनों के लिए कम सजा है, यानी 7 वर्ष। लेकिन पूर्ण तैयारी कर लेना 10 वर्ष की सजा से दंडनीय है। इसके बाद आता है, यदि आप साधारण डकैती करते हैं तो आजीवन कारावास होगा। यानी 5 लोग मिलकर के साधारण डकैती भी करते हैं
तो वह आजीवन कारावास से दंडनीय होगा। यानी थोड़ा बहुत भय चोट दिखा करके यदि डकैती की जाती है वह भी आजीवन कारावास से दंडनीय है। और यदि डकैती के समय हत्या हो गई तब तो मृत्यु दंड से दंडनीय है। डकैती के लिए इकट्ठा होना 7 वर्ष की सजा, हथियार इकट्ठा करना 7 वर्ष की सजा, डकैती के लिए तैयारी करना 10 वर्ष की सजा, साधारण डकैती कर देना आजीवन कारावास और हत्या के साथ डकैती करना मृत्युदंड। अब चोरी लूट और डकैती के संबंधित अन्य प्रावधान समझ लीजिए जो कि एकदम फैक्ट की बात है। चोरी लूट और डकैती सिर्फ चल संपत्ति की हो सकती है, तो इसमें याद रखना है। अब जमीन कोई कैसे उठा के लेके जाएगा, हाँ पर याद रखिएगा जमीन के कागजात व घर के कागजात चुराए जा सकते हैं, लूटे जा सकते हैं, इनकी डकैती की जा सकती है, पर घर की डकैती नहीं हो सकती है। घर में पड़ी हुई संपत्ति की डकैती होती है। घर या जमीन के कागजात चल संपत्ति की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, इसलिए इनकी चोरी या डकैती हो सकती है। यह तीनों ही अपराध शरीर व संपत्ति दोनों से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इसमें चोट, मृत्यु, हिंसा ये भी शामिल होता है और संपत्ति का नुकसान भी शामिल होता है। इसलिए चोरी, लूट और डकैती ये ऐसे अपराध हैं जो शरीर और संपत्ति दोनों से संबंधित हैं। इन अपराधों में शामिल सभी व्यक्ति समान रूप से दंडनीय होते हैं। मान लीजिए कि किसी ने चोरी की है और बाकी 2 लोग अंदर घर के गए हैं, 2 लोग गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है, तो वह 2 लोग जो बाहर गेट के बाहर खड़े हैं भले वो अपने हाथ से चोरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो गुप्त सूचना देने के लिए तैयार किए गए हैं, तब भी वह सामान्य रूप से दंडनीय होंगे। यानी चोरी, लूट और डकैती में शामिल हर सदस्य, चाहे वो छोटा से छोटा ही योगदान क्यों ना दिया हो, वह उसी प्रकार दंडनीय होगा, उसी प्रकार अपराधी माना जाएगा जिस प्रकार उसका मुख्य आरोपी दंडनीय होगा और अपराधी माना जाएगा। ध्यान रहे इन तीनों मामलों की सुनवाई संपत्ति से संबंधित होने के बावजूद भी आपराधिक न्यायालय में होती है, ना कि दीवानी न्यायालय में। आपको पता ही क्यों? आपराधिक न्यायालय में उन मामलों की सुनवाई होती है जिनमें मार पीट, खून खराबा ये सब शामिल होता है। अब दीवानी मामलों में संपत्ति से संबंधित जमीनी विवाद, घर का विवाद, गली मोहल्ला ये सब शामिल होता है। लेकिन ये संपत्ति का विवाद होने के बाद भी दीवानी मामले में नहीं सुना जाता, आपराधिक मामले में सुना जाता है, क्योंकि इसमें शरीर की क्षति भी शामिल होती है, यानी अपराध भी शामिल होता है। इसके बाद अगला देखिएगा, अगला आता है उद्यापन यानी जबरन वसूली। इसकी चर्चा बीएनएस की धारा 308 में है। किसी को भविष्य का भय, बदनामी का भय, ये चोट पहुंचाने का भय दिखाकर उससे संपत्ति या पैसा वसूलना या उसको ऐसा करने के लिए विवश करना वसूली कहलाता है, जबरन वसूली कहलाता है, फिरौती कहलाता है, रंगदारी कहलाता है, हफ्ता वसूलना कहलाता है या उद्यापन कहलाता है। अब इसमें अंतर समझिएगा। लूट में वर्तमान का भय शामिल होता है, जैसे 2 लोग आए गाड़ी में, हमारे ऊपर कान में गन लगा दिया और बोला कि अपना फोन और अपना पैसा निकाल कर दो, तो यहां लूट हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी चल संपत्ति ली गई तो चोरी हो गई, साथ में हमारे साथ हिंसा का भय दिया गया, इसलिए यह लूट बन गई। डकैती क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अभी 2 ही लोग हैं, यदि 5 लोग होते तो डकैती बन जाती। लेकिन यदि कोई मुझे फोन करके बोलता है यदि ऐसा नहीं करोगे, यदि ऐसा तुम नहीं करोगे तो तुमको हम चोट पहुंचा सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचा सकते हैं, यदि हमें भविष्य का भय दिखाता है, फोन करके मैसेज करके धमकी देता है और बोलता है कि संपत्ति दो, पैसे दो, नहीं तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि वह जबरन वसूली कर रहा है। हमारा मन नहीं पैसे देने का, जबरन वसूली कर रहा है। किसी को भविष्य का भय या बदनामी का भय दिखाकर या चोट पहुंचाने का भय दिखाकर उसकी संपत्ति को वसूलना या वसूलने के लिए विवश करना क्या कहलाता है? उद्यापन कहलाता है। इसे जबरन वसूली या वसूली कहा जाता है, एक्सटॉर्शन कहा जाता है। इसमें संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 1 होती है और अधिकतम कोई सीमा नहीं, कितने भी लोग मिलकर के जबरन वसूली कर रहे हैं। अपराध का प्रकार, यह भी गैर जमानती व संज्ञेय अपराध है, क्योंकि इसमें भी 3 वर्ष से ऊपर की सजा है। प्रक्रिया, आपको फोन के द्वारा भी आपकी जबरन वसूली की जा सकती है। आपको फोन आएगा, धमकी भरे कॉल जिसको कहते हैं, 2 लाख रुपए पहुंचाओ, नहीं तो हम तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, तुम्हारी बेटी को पहुंचाएंगे, परिवार को पहुंचाएंगे, या तुम्हारी संपत्ति का नुकसान करेंगे। एसएमएस के द्वारा धमकी देना, यह सदोष सहमति उसकी पाना, धमकी देकर के उसकी सहमति बनाना कि दो, अन्यथा ऐसा करेंगी। दूसरा देखिएगा, अन्य प्रकार का भी एक्सटॉर्शन होता है, जैसे डिजिटल एक्सटॉर्शन। कंप्यूटर या सोशल मीडिया खाता को हैक करके फिरौती मांगना डिजिटल एक्सटॉर्शन कहलाता है। अगर मान लीजिए किसी ने
आपके अकाउंट को, सोशल मीडिया अकाउंट को, आपके फोन को, आपकी मेमोरी को या आपकी गैलरी को हैक कर लिया है या आपके कंप्यूटर के डेटा को हैक कर लिया है, उसके बाद डरा करके बोल रहा है कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारा डाटा और तुम्हारे खाता की सारी जानकारी सोशल मीडिया पर पब्लिश कर देंगे, तो यदि वो जो फिरौती मांग रहा है वह डिजिटल एक्सटॉर्शन कहलाएगा। इसके बाद आता है रंगदारी यानी प्रॉपर्टीशन। किसी नागरिक को दुकान या व्यापार चलाने के बदले वसूली करना रंगदारी कहलाता है। इसको हफ्ता वसूली भी कहते हैं। कुछ लोग पहले होता था ऐसे कि जो गांव में या शहर में या कस्बे में बड़े पहुंच पकड़ वाले होते हैं, वो रंगदार लोग होते हैं, जो दुकानों को, सब्जी मंडी को, सब्जी फल वाली दुकानों को भी चलने के लिए उन गरीबों से पैसा वसूलते हैं हर हफ्ते में या हर महीने में। उसी को रंगदारी कहते हैं। जो रंगदार लोग होते हैं, उस समय ऐसा होता था, लेकिन यह कानूनन अपराध है, ऐसा करना दंडनीय हो सकता। अब देखिएगा जबरन वसूली में सजा कितनी है। इसमें सजा 7 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की हो सकती है। अब ध्यान से समझिए, चोरी, लूट, डकैती, वसूली में अंतर क्या है। चोरी का वर्णन बीएनएस की धारा 303 में है, लूट का वर्णन बीएनएस की धारा 309 में है, डकैती का वर्णन बीएनएस की धारा 310 में है और वसूली का वर्णन बीएनएस की धारा 308 में है। चोरी करने के लिए अपराधी की संख्या न्यूनतम 1 होना चाहिए, अधिकतम कोई सीमा नहीं है, असीमित हो सकता है। लूट करने के लिए न्यूनतम संख्या 1 होना चाहिए और अधिकतम 4 होना चाहिए। लूट की संख्या 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। डकैती करने के लिए कम से कम 5 होना चाहिए, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। और वसूली करने के लिए भी 1 आदमी हो सकता है या असीमित आदमी हो सकते हैं। उपस्थिति, इसमें मालिक अनुपस्थित होता है। चोरी में मालिक सामने तो होता ही नहीं है, नहीं तो अपराध फिर हिंसा में बदल जाएगा, वो लूट में आ जाएगा। दूसरा, लूट में मालिक सामने उपस्थित होता है, उसे डरा धमका करके और संपत्ति ली जाती है। डकैती में भी मालिक सामने उपस्थित होता है। वसूली में भी मालिक सामने उपस्थित नहीं होता है, यानी कि क्योंकि भविष्य का डर दिया जाता है फोन लगाकर। अब वो सामने तो उपस्थित है नहीं, मैसेज देकर, चिट्ठी भेजकर, ऐसे। भय या हिंसा, चोरी में भय या हिंसा नहीं दिखाई जाती सामान्यतः, क्योंकि इसमें मालिक अनुपस्थित है। मालिक है ही नहीं तो हिंसा किसे दिखाएं, सामान लें और जाएं। अधिकतम भय, इसमें यदि कोई व्यक्ति सामने है तो उसके सर पर बंदूक लगाकर हम उसे अधिकतम भय देते हैं कि हमें ऐसा करने दो, अन्यथा हम तुम्हें मार देंगे, यानी इसमें भय या हिंसा दिखाई जाती है। डकैती में तो भय और हिंसा दोनों अधिकतम रूप में चले जाते हैं, यानी यहां हत्या तक हो सकती है। साथ में इसमें हिंसा या भय वर्तमान का नहीं होता, भविष्य का होता है। यानी चोरी की तैयारी अपराध नहीं है, लूट की तैयारी करना भी अपराध नहीं है, लेकिन डकैती की तैयारी करना अपराध है। ये एक गंभीर अपराध है जिसमें 10 वर्ष तक की सजा है। और वसूली की तैयारी करना भी अपराध नहीं है। और एक चीज यहां याद रखिएगा, लूट का प्रयास भी अपराध है और डकैती की तैयारी अपराध है। फिर देखिएगा सजा, चोरी में 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा है, लूट में 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा है, डकैती में 7 वर्ष से मृत्युदंड तक की सजा है और जबरन वसूली में 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा, यानी तीनों ही ये संज्ञेय अपराध हैं। अपराध का प्रकार, चोरी अजमानती व संज्ञेय है, लूट भी अजमानती व संज्ञेय है, लेकिन डकैती अजमानती, संज्ञेय व असमनीय भी है। यानी ऐसा मामला जिनमें दोनों पक्ष आपस में समझौता नहीं कर सकते हैं उसे असमनीय मामला, नॉन कंपोर्टेबल मामला कहते हैं। तो कोर्ट इसमें दोनों पक्षों को आपस में समझौता करने का आदेश नहीं दे सकता है। दूसरा, वसूली भी अजमानती व संज्ञेय है। मालिक की सहमति, चोरी में मालिक की सहमति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि मालिक उपस्थित ही नहीं होता। लूट में मालिक से जबरन डराकर धमका करके सहमति ले ली जाती है और डकैती में भी सहमति बिना संपत्ति छीन ली जाती है, ये जबरन सहमति बनाई जाती है। वसूली में भी भविष्य का भय या हिंसा के द्वारा सहमति ली जाती है। तो ये थे आपके संपत्ति से संबंधित अपराध, चोरी, लूट व डकैती। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।